मेरा 2 क्वेश्चन है, एक मैम से भी है और एक नदीम सर से भी है। हेलो सर, माई सेल्फ उमा भट्टाचार्य। सब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड की हूँ, तो हमारे अर्थ साइंस में भी CSIR नेट होता है एंड गेट का भी एक सेक्शन आता है रिमोट सेंसिंग का। तो सर अगर हम लोग अर्थ साइंस के लिए प्रिपेयर करें और क्वालिफाई करें, तो सर आफ्टर क्वालिफाइंग नेट या JRF कुछ क्या स्कोप है? मतलब साइंस वालों के लिए तो मेनली CSIR होता है, अब ज्योग्राफी से भी बहुत बच्चे आते हैं, तो क्या स्कोप है सर? थोड़ा अगर बता देंगे, थोड़ा हेल्प कर देंगे सर। उसमें भी सेम ही स्कोप रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ स्टूडेंट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी कम हो, क्योंकि हर कॉलेज में आपको वैकेंसीज मिलेगी। तो पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको मिलती है वहाँ पे। सेकंड है कि आप अगर गेट में आ रहे हो और उसके अंदर जियोलॉजिस्ट का भी एक ऑप्शन आ जाता है आपको, है ना? हाँ। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी अलग अलग हो जा रही है। रिसर्च के अंदर एंटर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, रिसर्च के अंदर भी आप आपको बढ़ा सकते हो आगे। हाँ और सर। बहुत सारे स्टूडेंट पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं बाहर जाके, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको साइंस जैसे केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, उनमें आती है, वो सेम अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे आती है। सिर्फ हमारा एक्चुअली नजरिया है कि हम स्टूडेंट कम है तो हमें अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, ऐसा नहीं। तो ओके सर, तो सर कोई ऐसा साइट वगैरह है जहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर ऐसे अर्थ साइंस के डोमेन? पर्टिकुलरली तो नहीं है ऐसा कुछ फिलहाल में अभी, अच्छा। बट इसके लिए अगर आपको चाहिए तो हम मेरे एक फ्रेंड है जो उसी से आपने जो किया है, उससे किया है जिन्होंने, वो ओके आपको सर। हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपसे उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा आपका। ओके सर। वो एक्चुअल में यूएस में है अभी, वो भी आपकी फील्ड के थ्रू ही गए हैं, ओके सर। तो आपको हेल्प कर लेंगे इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। और मैम सर दोनों से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ना बेसिकली मैम जो API इंडेक्स है वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस के भी फील्ड्स देखा था। तो मैम एक्सपीरियंस में लाइक हमारे जो पार्ट टाइम कुछ लोग एडहॉक पे भी पढ़ाते हैं कॉलेजेस में जाके, कुछ लोग फुल टाइम पढ़ाते हैं, तो मैम उसमें क्या मतलब वैरी करता है API स्कोर में, क्या डिफरेंस होता है? और देखिए एक्सपीरियंस जो है आपको मिलेगा, उसके 1 साल के 2 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन इसका एक शर्त होता है कि जो वैकेंसी है वो एडवर्टाइज़ होना चाहिए ऑल इंडिया। चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो परमानेंट हो, आपको उसका एक्सपीरियंस का जो पॉइंट है 2 मार्क्स 1 साल का वो आपको मिलेगा। लेकिन वो ऑल इंडिया और ओपन वैकेंसी होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस में ऐसे होते हैं कि रेफरेंस से आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। मतलब एक कोई वर्कलोड जनरेट हुआ, यू नो द डीन एंड द प्रोफेसर, और आप वहाँ पे अपॉइंट हो जाते हैं। तो वो अगर तरीका है तो फिर उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। लेकिन जो ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, फुल टाइम होना चाहिए, और UGC पे स्केल जो है लेवल 10 अगर वो आपको मिलता है तो आप प्राइवेट में काम करें, गवर्नमेंट में काम करें, सेमी गवर्नमेंट में काम करें, आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है। 1 साल का 2 मार्क्स मिलता है और मैक्सिमम आप 10 मार्क्स क्लेम कर सकते हो API में। तो अभी सर मैम ने जैसे बोला कि लाइक जो वीकेंड क्लासेस होती है तो उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता नहीं, है? वो आपके CV को स्ट्रांग कर सकता है, बट वो API में नहीं आएगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड, इस साइड से कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है? सर 2 टाइप से PhD सुनी है मैंने, एक फुल टाइम PhD, एक पार्ट टाइम PhD। तो कभी जब हम अपने पीयर ग्रुप में बात करते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर PhD नहीं कर सकते, उनको पार्ट टाइम PhD करनी है, तो क्या ये चीज़ें बाद में जाके मैटर करती हैं जब हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाते हैं? अगर बोलूं, आपका क्वेश्चन इतना है कि पार्ट टाइम PhD करना हाँ चाहिए कि नहीं हाँ, करना चाहिए? इज इट यूजफुल और या नॉट, हाँ, यस सर, स्पेशली एकेडमिक कैरियर के लिए? यस सर, यस सर। सर मैम कुछ जैसे कि मैंने अभी देखिए पार्ट टाइम PhD is for those who are employed, okay, in a government. Like I have joined Delhi University, so my PhD has become part time PhD now automatically. Okay, so whenever universities come up with these posts, दो तरीके से होता है। एक होता है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज पार्ट टाइम पोस्ट नहीं लाती, वो फुल टाइम ही लाती है। पार्ट टाइम इसीलिए रखा जाता है कि अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट को जॉब मिल गया तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। JNU में यही है, मतलब जब मैं आई एम डूइंग माय PhD फ्रॉम JNU, तो वो अलग से नहीं वैकेंसी लाते हैं। सीट्स तो होती है, वो होता है कि पूरे डिपार्टमेंट में जितना है उसका 12% स्टूडेंट पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो DU और JNU आई थिंक सेम है, वहाँ पे अलग से वो पार्ट टाइम के पोस्ट नहीं निकालते, वो फुल टाइम के निकालते हैं। अगर इन सर्विस मतलब व्हाइल डूइंग PhD
उसमें कोई सर्विस ज्वाइन करता है तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी इसके उसके ऊपर मतलब वेदर इट मेक्स एनी डिफरेंस, नो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। देखो, आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो कि लगता है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब पीएचडी की बात होती है एकेडेमिया में, तो आपको हमेशा करना चाहिए। पीएचडी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा करना चाहिए। जो अब न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, वैसे तो उसमें अभी तक पीएचडी ऑन पेपर कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स ऐसे हो रहे हैं कि अगर आप पीएचडी नहीं करोगे तो आप टॉप 40 में आ ही नहीं पाओगे। एक वैकेंसी के लिए टॉप 40 लोगों को बुलाया जाएगा और फिर एडिशनल 20 लोगों को। तो अगर ऐसे में आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो ऐसे केस में हमेशा पीएचडी कर लेना चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो। सर एक मेरा क्वेश्चन था, यूजुअली जैसे मैम ने बताया पार्ट टाइम, बिकॉज यू आर ऑलरेडी परस्यूइंग द बेसिकली एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग देयर, सो वहाँ पे तो चलिए ठीक है कि आपका एक वैलिड रीजन है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड वो पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, एंड इन केस पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर किसी डीयू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, सो वुड इट दैट बी कंसीडर्ड एज अ, यस, व्हाई नॉट? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देयर इज नथिंग। और एक इग्नू के लेकर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आते हैं कि सर ये इग्नू से जो पीएचडी है इसका मान्यता भी होगी कि बस ये इग्नू इज अ फुल टाइम पीएचडी। इग्नू इज अ इग्नू के सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं, डिस्टेंस है, बट जो पीएचडी है वो फुल टाइम है। अच्छा। तो डरने की जरूरत नहीं है। मतलब वो एपीआई में भी काउंट होगा, सीधे एपीआई में काउंट होना जरूरी है मेरे आपसे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट टाइम पीएचडी जो है वो स्टूडेंट की सर्विस प्रोफाइल को दर्शाता है कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं। रीजन बीइंग व्हेन यू आर इन पीएचडी यू आर अवेयर कि यू विल बी एलिजिबल फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, बी इट जेआरएफ और यूजीसी नॉन, बट वंस यू आर इन पार्ट टाइम देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यही अंतर है ना, वो सर्टिफिकेट में आता है लिखा या फिर ऐसा कुछ यू हैव डन फुल टाइम, यू हैव डन। और जब आप पार्ट टाइम बोलते हैं तो एक चीज के लिए तैयार रहिए कि आप उस समय क्या कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, उसका आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टूडेंट है? कोई, हाँ आप बताइए। So myself, Charuta, subject history. So how challenging is to find unbiased sources in history, and and how to maintain the objectivity in historical researches. अनबायस्ड सोर्सेज, मतलब ये तो भाई बहुत, ये तो ऑलरेडी खुद ही सबसे क्वेश्चन हो गई क्या कौन सा बायस्ड है कौन सा अनबायस्ड है। बट मेरे हिसाब से आप सारी चीज पढ़ो, आप सब देख लो, आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बायस्ड है कोई अनबायस्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट भी है, राइट भी है, कोई लिबरल भी है, सब है, सबको पढ़ते जाओ। लेकिन आप शुरू में ये नोशन लेके मत जाना क्योंकि पढ़ने के लिए कि अच्छा ये पहले से ही बायस्ड हो सकता है, वो नहीं करना है। पढ़ते रहो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट कैसे करोगे? How to maintain the objectivity in ये historical. भी चीजें करेक्टेड हो गया, तो ऑब्जेक्टिविटी तो मतलब वो तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ के ही आएंगे, आपको जब पता चलेगा कि अच्छा बायस्ड है, ये बायस्ड है, तो आप बीच का रास्ता तय कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिविटी मिल जाए। So there will be different opinions. हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऑब्जेक्टिविटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी को लेकर लड़ाई है, लेफ्ट सेंटर राइट, उसी को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आपको मिल जाए। The perspectives has to be highlighted. Like can I give an example? Yeah. Like history, which part of history you are interested? Medieval, modern, Ancient. ancient. Okay, I'll give an example of medieval. Just like when we talk about medieval India, like one of our research PhD thesis has been submitted in JNU. Just I'm saying, whenever we talk about Mughal India, the resources we actually rely upon Ayni Akbari, Akbarnama, Babarnama, these royal resources, which are coming from directly from the Mughal court. But one of my friend has done a PhD on post Aurangzeb era from the perspective of a Mirza. उनकी जो लेटर्स होते थे, वो जो पर्शियन में लेटर्स भेजते थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, तो दैट पर्सन हैज स्टडीड दोस लेटर्स। ये कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से पोस्ट औरंगजेब पीरियड जो औरंगजेब का था वो कैसा था, ठीक है। तो दैट इज अ पर्सपेक्टिव स्टडी कि हाउ कॉमन पीपल यूज्ड टू मिर्जा यूज्ड टू सी दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो इट इज नॉट अबाउट व्हिच लाइक व्हिच यू शुड नॉट, आप ये मत देखो कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये करेक्ट है, बट पर्सपेक्टिव को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास जो है वो सबके लिए, हम एक फेनोमेना को हम सब अलग अलग वे में एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लाइक दिस वाटर, ओके, मैं बोलूंगी ये आधा भरा हुआ है, तुम बोलोगे ये आधा खाली है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं तो 50 people will have different perspective to even explain this rule. So I would say historians should always study the perspectives, ठीक है। Don't judge.
which is better?